नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वंदे भारत में आज कई खबरों पर बात होगी, जिसमें आज सबसे पहले हम बात करेंगे चुनावी शंखनाद की, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है और इसके साथ साथ नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को और दागी उम्मीदवारों पर इलेक्शन कमीशन की सख्ती देखने को मिली है। दूसरी खबर जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं वो है न्यूज क्लिक की गद्दारी को लेकर, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक को लेकर जो बातें कही हैं वो बहुत गंभीर हैं और दिल्ली पुलिस ने यह बताया कि न्यूज क्लिक और चीन में बैठे लोगों ने अरुणाचल प्रदेश रहित मैप बनाने की साजिश रचने की कोशिश की। इधर बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की आज पुण्यतिथि है और इसी दिन को बीएसपी परिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाती है। ऐसे में आज आपको कांशीराम के सफर के बारे में भी बताऊंगी, आपको ये भी बताऊंगी कि कांशीराम कैसे दलितों के मसीहा बने हैं। इन तमाम खबरों पर डिटेल में बात होगी, लेकिन क्योंकि आज की चुनावी खबर यह है कि 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद बज चुका है और अगले महीने के पहले सप्ताह में वोटिंग होगी, लेकिन इस बार 2018 के मुकाबले चुनाव ज्यादा जल्दबाजी में होंगे। आयोग ने चुनाव की घोषणा और मतदान के बीच गैप को कम किया है, जिससे 5 राज्यों में पिछले चुनावों के मुकाबले प्रचार के दिन भी अब घट चुके हैं। जैसे कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में जहां 2018 में चुनाव प्रचार के लिए 62 दिन का मौका मिला था, तो 2023 में 52 दिन मिलेंगे, यानी कि पिछले चुनाव के मुकाबले 10 दिन कम इसमें मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव प्रचार के लिए 54 दिन का वक्त मिला था, लेकिन इस बार महज 39 दिन का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो 2018 में पहले फेज में 37 दिन मिले थे और इस बार ये संख्या 29 दिन की हो चुकी है और दूसरे फेज में छत्तीसगढ़ में 2018 में 45 दिन मिले थे और इस बार सिर्फ 39 दिन ही मिलेंगे। तेलंगाना में 2018 में 62 दिन मिले थे, लेकिन 2023 में 52 दिन मिलने वाले हैं और मिजोरम में 54 दिन चुनावी प्रचार के लिए थे, तो अब यानी कि 2023 में महज 29 दिन ही मिलने वाले हैं। चुनावी शंखनाद के साथ ही बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी जहां पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कम बैक करने की कोशिश, वापसी करने की जुगत में लगी हुई है, तो मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाना चाहती है। ऐसे में सबसे पहले आपको ऐलाने जंग के बारे में बता देते हैं, यानी तारीखें कौन सी हैं। मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी 17 नवंबर को। काउंटिंग का दिन सबका समान है, यानी कि 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राजस्थान में एक चरण में मतदान होगा, यानी कि 23 नवंबर उसकी तारीख तय कर दी गई है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 2 फेजेस में चुनाव होना है, यानी मतदान के लिए 2 दिन का वक्त होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर। इसके साथ ही तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और मिजोरम में वोटिंग की तारीख है 7 नवंबर की और जब वोटिंग हो जाएगी तो 5 राज्यों के लिए जो काउंटिंग का दिन, मतगणना का दिन रखा गया है वो 3 दिसंबर का रखा गया है, यानी 3 दिसंबर को नतीजे 5 राज्यों के सबके सामने होने वाले हैं। दागी उम्मीदवारों का मुद्दा हर चुनाव में रहता है, लिहाजा इस बार चुनाव आयोग ने दागी उम्मीदवार चुनाव मैदान से दूर रहे, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने कुछ शर्तें लगा दी हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि किसी उम्मीदवार का अगर आपराधिक बैकग्राउंड है तो उसे 3 बार अखबार में इश्तेहार देना होगा, उसकी जानकारी देनी होगी, साथ ही साथ उसे टीवी में भी जानकारी देनी पड़ेगी। यह है इलेक्शन कमीशन की सख्ती दागी उम्मीदवारों को लेकर। बज गया बिगुल, दागी उम्मीदवार पर इलेक्शन कमीशन सख्त। 5 राज्य, 3 दिसंबर किसका नंबर? 2024 का संदेश, किसके साथ 5 प्रदेश? अगले साल यानी 2024 में आम चुनाव होने हैं और उससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज गई है, शंखनाद हो गया है, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ आचार संहिता लागू हो गई। चुनावी तारीख घोषित होते ही दागी उम्मीदवारों पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल दागी उम्मीदवारों को टिकट देने का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में रहता है,
लेकिन इस चुनाव में दागी उम्मीदवारों के लिए चुनाव आयोग ने कई सारी शर्तें लगा दी हैं। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि दागी उम्मीदवारों को टिकट क्यों दी गई, इस बात को पार्टी को बताना होगा। नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना। क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था। दरअसल चुनाव आयोग चाहता है कि इलेक्शन में दागी चेहरा न आए, और अगर पार्टी दागी उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाती है तो इसके लिए सियासी दल को बताना होगा। दागी उम्मीदवारों पर ईसी सख्त, दागी उम्मीदवार को 3 बार अपना रिकॉर्ड अखबार में देना होगा। दागी उम्मीदवार को टीवी में भी जानकारी देनी होगी। अपराधियों को टिकट देने वाली पार्टी को भी जानकारी देनी होगी। पार्टी को बताना होगा कि चुनाव में इसी उम्मीदवार को प्रत्याशी क्यों बनाया, क्या वहां कोई और कैंडिडेट उपलब्ध नहीं था। चुनाव आयोग ने सेमीफाइनल की टुकटुकी बजा दी है, तो तमाम पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं, सबके दावे जीत के। 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की गिनती शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक घमासान छिड़ेगा। मिजोरम और तेलंगाना के रण को भी ये जमाना देखेगा। नवंबर में होने वाली वोटिंग का नतीजा तो दिसंबर में आएगा, लेकिन हलचल शुरू हो गई है। आज की तारीख से ही सियासी समर का आगाज हो चुका है। अब देखना होगा कि वोटर्स का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तारीख के ऐलान के बाद सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करने लगी हैं। ऐसे में किसने क्या कहा, आपको पहले वो सुनवा देते हैं। अगर कोई आदमी इंसेंटिवाइज हुआ है तो वो भ्रष्टाचारी इंसेंटिवाइज हुए, वो बलात्कारी इंसेंटिवाइज हुए, वो माफिया इंसेंटिवाइज हुए, वो माइनिंग का अवैध काम करने वाले इंसेंटिवाइज हुए, वो जो है पेपर लीक करने वाले इंसेंटिवाइज हुए। इन लोगों को सुरक्षा और संरक्षा देने वाली सरकार की विदाई की अंतिम तिथि आज की घोषणा के साथ में तय हो गई है। ये कितने चरण करना, क्या चरण करना, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग ने जो भी घोषणा की हम स्वागत करते हैं, लेकिन हर चरण में जो भी डिक्लेयर होगा हम पूरी तैयारी से संपूर्ण 90 सीट की पिछले 1.5 साल से पूरी ताकत से लगे, और हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता पूरी ताकत से काम में लगा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में बहुत पहले से जुटी है। प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ हम काम में लगे हैं। विकास जो भाजपा की सरकार ने किया है, गरीबों के जीवन के बदलने का अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, आज 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए मध्य प्रदेश में। और सड़क, बिजली, पानी जो कांग्रेस के शासनकाल में लोग लालायित होते थे, 15 महीने की कांग्रेस का दुरावस्था का दौर वो भी जनता ने देखा है। तो इसलिए विकास और गरीब कल्याण के आधार पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेगी। ये पॉपुलर डिमांड है पब्लिक की, तो पॉपुलर डिमांड में सब आ जाती है। और बीजेपी ने तो करकरा ली अपनी नेतागिरी को, जो क्योंकि इन्होंने तो झूठ बोल बोल के जुमले दे के नोटों को बंद करके चालू करके, और जो नहीं कर सकते थे वो कर लिया। अब जनता समझ गई कि भाई 9 साल बाद में 70 साल का हिसाब मांगने वाले 9 साल में अपना ही हिसाब याद नहीं रख सके। तो किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, सबसे पहले उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं, क्योंकि उसमें एक निकलेगा जादुई आंकड़ा जिस पर जोर आजमाइश करेंगी तमाम पार्टियां। जैसे कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, वहीं राजस्थान में 200 सीटें हैं, हालांकि 199, क्योंकि एक सीट पर 2019 में कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, जिसके लिए चुनावी मैदान में प्रत्याशी जोर आजमाइश करने वाले हैं। तेलंगाना में 119 सीटें हैं, तो मिजोरम में हैं 40 सीटें, और इन तमाम सीटों पर जो पार्टियां अभी से अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, वो आने वाले वक्त में प्रत्याशियों के तौर पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आने वाली हैं। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की साजिश के कथित आरोपों में घिरे हुए न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर चीन से अवैध फंडिंग के आरोप हैं, और इसी के साथ भारत के साथ गद्दारी का भी खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट आप देखिए।
देश विरोधी ख्वाब, न्यूज क्लिक बेनखा, चीन से यारी, न्यूज क्लिक की भारत से गद्दारी, चीनी फंडिंग, नक्शे से अरुणाचल को अलग दिखाने की साजिश। न्यूज क्लिक, जिस पर फर्जी न्यूज की फैक्ट्री का आरोप लगा, जिसका ख्वाब देश विरोधी रहा, उस न्यूज क्लिक की एक एक चीज बेनकाब हो रही है। एक एक चीज का पता चल रहा है किस तरह से न्यूज वेबसाइट देश विरोधी काम में जुटा रहा। भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की साजिश के कथित आरोपों में घिरे न्यूज पोर्टल पर चीन से अवैध फंडिंग का आरोप है। न्यूज क्लिक में भले ही चीनी प्रोपेगेंडा के सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब कश्मीर और अरुणाचल को लेकर भी बड़ा आरोप लगा दिया। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इस दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यूज क्लिक पर गंभीर आरोप लगाया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का दावा, न्यूज क्लिक के संस्थापक और चीन में बैठे लोगों के बीच ईमेल हुआ है। ईमेल में अरुणाचल प्रदेश रहित मैप बनाने की साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को ऐसा नक्शा बनाने के लिए 115 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग मिली। न्यूज क्लिक को 2018 से अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि नेविल रॉय सिंघम द्वारा कई संस्थाओं के जरिए धन दिया गया था। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद स्पेशल सेल ने कोर्ट से रिमांड मांगते हुए कई सारे आरोप लगाए। स्पेशल सेल ने क्या-क्या आरोप लगाए? पुरकायस्थ, नेविल रॉय सिंघम और सिंघम की शंघाई स्थित कंपनी के कर्मचारियों के बीच बातचीत। इन लोगों के बीच अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने की बात हुई। न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर गौतम नवलखा एंटी इंडिया और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। आपको बता दें कि चीनी फंडिंग को लेकर 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें न्यूज क्लिक का भी जिक्र था। न्यूज क्लिक को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा था? ब्रिटेन और अमेरिका में कुछ ग्रुप चीन के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने में जुटे हैं। इसकी फंडिंग एक अमेरिकन मिलियनियर नेविल रॉय सिंघम कर रहे हैं। नेविल रॉय सिंघम का नेटवर्क न्यूज क्लिक को फंड करता है। इसके बाद यह मुद्दा लोकसभा में भी उठा था। ट्रेजरी बेंच ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था। ईडी के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हुआ। न्यूज क्लिक से जुड़े 88 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत तकरीबन 80 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त किया था और इसी के साथ न्यूज क्लिक की परेशानी बढ़ने लगी है, क्योंकि मामला यूएपीए के तहत चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब आपको न्यूज क्लिक के 10 बड़े खुलासों के बारे में बता देती हूं, उसको लेकर क्या जानकारी मिली है। जानकारी यह है कि 3 साल के अंदर अंदर 38.05 करोड़ रुपए के विदेशी फंड ट्रांजैक्शंस हुए हैं। एफडीआई के जरिए 9.59 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं, ये लेन देन है। और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28.46 करोड़ रुपए दिए गए। चीन से आया पैसा कुछ विदेशी फर्म्स के माध्यम से न्यूज क्लिक तक पहुंचता है। गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ से भी इसके लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चीनी टेलीकॉम कंपनीज के जरिए अवैध तरीके से विदेशी फंड लेने की साजिश का खुलासा हुआ है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग के सहारे विदेशी फंड मुहैया करवाया गया और आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फाई के साथ इसकी साठगांठ है। न्यूज क्लिक के पुरकायस्थ ने 2019 के आम चुनावों में यह साजिश रची और अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर पर खतरनाक साजिश रची गई है। यानी मैप के जरिए यह साजिश रची गई जिसमें इनको हिस्सा भारत का नहीं दिखाया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2 देशों के दौरे पर हैं। इटली और फ्रांस के 4 दिवसीय यात्रा पर हैं और अपनी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण के दौरान राजनाथ सिंह इटली जाएंगे और उसके बाद वो फ्रांस जाने वाले हैं। इटली, फ्रांस के दौरे पर राजनाथ सिंह हैं और 9 से 12 अक्टूबर तक दौरे पर रहेंगे डिफेंस मिनिस्टर। इटली के रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात होने वाली है और इटली के बाद राजनाथ सिंह फ्रांस जाएंगे। फ्रांसीसी डिफेंस मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होगी।
5वीं सालाना डिफेंस मीटिंग में राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। रक्षा उद्योग के सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। इधर लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता बरकरार रखने का फैसला किया। इसके साथ ही दोष सिद्धि बरकरार रखने के केरल हाईकोर्ट के फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके द्वारा पहले दी गई दोष सिद्धि के निलंबन का लाभ जारी रहने वाला है। मोहम्मद फैजल पर साल 2009 में आरोप लगा। कावराती के सेशंस कोर्ट ने सांसद फैजल को दोषी पाया और लोकसभा ने 13 जनवरी 2023 को संसद से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद 29 मार्च को संसद की सदस्यता बहाल हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केरल हाईकोर्ट ने सजा पर फिर से विचार किया और 3 अक्टूबर को याचिका खारिज कर दी। 4 अक्टूबर को लोकसभा ने एक बार फिर से संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया। फिर 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने संसद की सदस्यता उनकी बहाल कर दी और ये अपनी एक बड़ी राहत के तौर पर वो देख रहे हैं। अगली खबर है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उन्हें याद किया है। ऐसे में आपको कांशीराम की दलित सियासत के बारे में भी बता देते हैं। बहुजन के नायक कांशीराम 24 का संग्राम, कांशीराम बनाएंगे काम। कांशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, जिन्होंने बहुजन समाज के उत्थान के लिए दिन रात एक किए। कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पार्टी कार्यालय पहुंची। उन्होंने कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मायावती ने अधूरे मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। कांशीराम की पुण्यतिथि को बीएसपी परिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाती है। 16 साल पहले कांशीराम का निधन हुआ था, लेकिन जीते जी कांशीराम ने दबे कुचले समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम किया और आज उसका परिणाम दिख रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि सरकारी मुलाजिम रहे कांशीराम की वो घटना जिसने उन्हें दलितों का मसीहा बना दिया। 1956 में कांशीराम को सरकारी नौकरी मिली। 1958 में पुणे स्थित डीआरडीओ में लेबोरेटरी असिस्टेंट बने। नौकरी के दौरान उनके दफ्तर में ज्योतिबा फुले के नाम से होने वाली छुट्टी रद्द कर दी गई। कांशीराम ने दलित कर्मचारियों को एकजुट कर मैनेजमेंट के फैसले का विरोध किया। विरोध के कारण छुट्टी फिर से बहाल हो गई। इस घटना ने उन्हें दलितों को एकजुट करने की प्रेरणा दी। 1964 में वो दलित कार्यकर्ता बन गए। वो समाज में दलितों की जातीय पहचान की वकालत करने लगे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का जन्म तो पंजाब के रूपनगर में हुआ था, मगर उनकी सियासी कर्मस्थली उत्तर प्रदेश बनी। यूपी के इलाहाबाद से उन्होंने पहला उपचुनाव विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में कांशीराम हार गए, मगर चुनाव से काफी ताकत मिली। कांशीराम का संघर्ष 1984 में बीएसपी का गठन किया। पार्टी बनाकर उन्होंने सियासी मैदान में उतरने का इरादा साफ कर दिया। कांशीराम ने भीमराव अंबेडकर के नारे को अपनाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता सभी समस्याओं की मास्टर चाबी है। दलित उत्थान के लिए कांशीराम ने अभूतपूर्व काम किया। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी का नारा दिया और इस नारे के जरिए सत्ता संघर्ष के लिए दलितों को तैयार किया। बहुजन समाज के लिए कांशीराम काफी सोचते थे। वो चाहते थे कि समाज के दबे कुचले लोग आगे बढ़े। 6 दिसंबर 1973 को कांशीराम ने बामसेफ की स्थापना की। 14 अप्रैल 1978 को बामसेफ की पहली रैली दिल्ली के वोट क्लब में हुई। वोट क्लब में उमड़े बहुजन जनसैलाब ने सियासी दलों को चौंका दिया। पहले संगठन की गतिविधि महाराष्ट्र के जिलों में होती थी। दिल्ली की रैली के बाद बामसेफ पूरे देश में पॉपुलर हो गया। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 के जरिए 1981 में चुनावी राजनीति में एंट्री ली। 1984 में उन्होंने DS4 को बहुजन समाज पार्टी का नया नाम दिया। पहली बार तत्कालीन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में एंट्री ली। जांजगीर चांपा सीट पर पार्टी को पहली जीत मिली। जांजगीर चांपा सीट फिलहाल छत्तीसगढ़ में है। दलित चेतना को उभारने में कांशीराम सफल रहे।
यही वजह है कि बहुजन समाज के लोग काशीराम का काफी आदर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।